Good morning, dear student. Myself Vipul Kumar Pareva, Assistant Professor in Zoology, Government PG College दौसा। BSc फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जैसा कि आप लोग अभी प्लस टू करने के बाद में फर्स्ट ईयर के अंदर आए, तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा रा आइडिया बता देता हूँ क्या है। फर्स्ट ईयर में आपके 3 सब्जेक्ट चलेंगे, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। इसके अंदर सबों में 3-3 पेपर अपने, चाहे जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे केमिस्ट्री हो। इनके अलावा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अलग है 50-50 नंबर के। इस प्रकार चूंकि मैं जूलॉजी से हूँ तो मैं जूलॉजी की ही बात करूँगा आपसे। प्राणी शास्त्र विषय के अंतर्गत 3 किताबें हैं। पहली एनिमल डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन, सेकंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स और थर्ड है डेवलपमेंट बायोलॉजी। जूलॉजी के अंदर जो आपकी तीसरा पेपर है वो है एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंट बायोलॉजी। पेपर को पढ़ने से पहले पेपर की एक छवि हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि पेपर कहता क्या है या इसका मोटो क्या है, हम क्यों इस टॉपिक को पढ़ें। देखिए, एक चीज होती है रिप्रोडक्शन। आप लोग चूंकि काफी समय से इसको पढ़ते आ रहे हैं, मैं रिप्रोडक्शन की आपको सबसे सिंपल एक लैंग्वेज या एक भाषा, एक परिभाषा देना चाहूँगा। अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। जीव अपने समान एक नया जीव बनाता है या एक संतति का निर्माण करता है, तो मातृ पीढ़ी से जनक पीढ़ी का निर्माण होने की प्रक्रिया को ही प्रजनन कहते हैं। अब ये प्रजनन कोई आसान चीज़ नहीं है, इसमें विभिन्न चरण होते हैं, बहुत सारे पथवे होते हैं। उन पथों से गुजर कर ही एक जीव अपने समान संतति उत्पन्न कर पाता है। अब इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है एम्ब्रियो, भ्रूण। निषेचन के पश्चात जब जाइगोट 2n होता है, ये 2n क्रमिक अवस्थाओं से गुजरता हुआ अंत में शिशु का निर्माण करता है, तो इस अवस्था को एम्ब्रियो स्टेज कहते हैं। कौन सी? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का मतलब जो भ्रूण होता है, वो भ्रूण जो क्रमिक अवस्थाएं उसके अंदर दिखा रहा है, उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। अब इसके अंदर एक है, इसकी परिभाषा निकल के आती है कि व्हाट इज द एम्ब्रियोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा या बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, अर्थात भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन करना ही भ्रूणिकी या एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। लेकिन अब यहाँ 2 शब्द है, एक तो है एम्ब्रियोलॉजी और एक है डेवलपमेंट बायोलॉजी। दोनों ही शब्द लगभग समान है, लेकिन एम्ब्रियोलॉजी का जो विस्तार है वो डेवलपमेंट एम्ब्रियोलॉजी की तुलना में कम है। अब वो कैसे है देखिए। डेवलपमेंट को 2 स्टेजों में बांटा गया है। एक तो है प्रसव पूर्व काल और दूसरा है प्रसवोत्तर काल। प्रसव पूर्व काल के अंतर्गत युग्मक निर्माण से लेकर शिशु के निर्माण की जो स्थिति है, प्रसव जो है, वो इसके अंतर्गत रखा जाता है। प्रसव पूर्व काल के अंतर्गत जब प्रसव हो जाता है तब ये काल समाप्त हो जाता है। प्रसवोत्तर काल है शिशु के बाद में। अब शिशु के अंदर जो वृद्धि हो रही है, पहले बच्चा छोटा रहता है, फिर बड़ा होता है, उसमें क्रमिक अवस्थाएं होती हैं, पूरा अपना एक जीवन होता है, तो ये बाद की जो अवस्था है ये प्रसवोत्तर काल के अंतर्गत कहलाती है। अब देखिए, सीधे सीधे मैं आपको बताना चाहूँगा, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम केवल प्रसव पूर्व काल का ही अध्ययन करते हैं। मैंने कहा भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन करना, भ्रूण के विभिन्न चरणों का अध्ययन करना, तो वो प्रसव पूर्व काल के अंतर्गत कहलाता है। जबकि जो डेवलपमेंट बायोलॉजी है उसका विस्तार बड़ा है, उसमें युग्मक निर्माण से अंततः जीवन तक जो जो अवस्थाएं गुजरती हैं, परिवर्धन की जो भिन्न भिन्न अवस्थाएं रहती हैं, उन सभी अवस्थाओं को शामिल करके डेवलपमेंट बायोलॉजी कहते हैं। अर्थात
जीव के जीवन में जो विभिन्न प्रकार की परिवर्धन की प्रावस्थाएं होती हैं, उन प्रावस्थाओं को हम डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। अब यहाँ पर डेवलपमेंट को दो भागों में बांटा गया है, एक व्यक्ति वृत्तीय परिवर्तन और दूसरा जातीय वृत्तीय परिवर्तन। व्यक्ति वृत्तीय ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट, इसके अंतर्गत इंडिविजुअल एक ही प्राणी के, इंडिविजुअल एक ही प्राणी, ऑन्टोजेनिक एक ही प्राणी के विभिन्न परिवर्तनों के पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, तब तो ये हो गया व्यक्ति वृत्तीय परिवर्तन। और दूसरा है फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत किसी एक स्पीसीज के ऐतिहासिक एवं वैकाशीय, उसका हिस्टोरिकल एवं उसका डेवलपमेंट का अध्ययन किया जाए। यदि पर्टिकुलर किसी स्पीसीज का अध्ययन किया जाता है उसके परिवर्धन के हिसाब से, तो वो परिवर्धन कहलाता है जाति वृत्तीय परिवर्धन। जबकि मान लीजिए किसी एक ही प्राणी का अध्ययन किया जाता है, तो वह परिवर्तन कहलाता है व्यक्ति वृत्तीय परिवर्तन। जनन की हम बात करें कि जनन के अंतर्गत क्या होता है, कैसे होता है, तो वो देखिए, सबसे पहले युग्मक जनन, उसके बाद में निषेचन, निषेचन के बाद में विदलन, विदलन के बाद में गैस्टुलेशन, गैस्टुलेशन के बाद में अंग विकास, और अंग विकास के बाद में है ग्रोथ, वृद्धि। यदि लैंगिक चरण की यदि हम बात करें कि क्या होता है रिप्रोडक्शन या क्या होती है एम्ब्रियोलॉजी, तो एम्ब्रियोलॉजी को आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है। युग्मक जनन चाहे नर हो चाहे मादा, यदि नर है तो शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, और यदि फीमेल है तो oogenesis। ये दो प्रोसेस है जिसके फलस्वरूप 2n से n युग्मक बनता है। जीव एक 2n कंडीशन में होता है डिप्लॉयड के अंदर। इसके अंदर जो इनके युग्मक बनते हैं, शुक्राणु और अंडाणु, ये दोनों n कंडीशन में बनते हैं। निषेचन प्रावस्था के अंतर्गत ये दोनों n + n मिलकर 2n का कंसेप्ट तैयार करते हैं, जिसे अपन जायगोट कह रहे हैं। हम आने वाले अध्यायों में प्रत्येक टॉपिक का विस्तार से अध्ययन करेंगे। मैं एक रूपरेखा आपके दिमाग में रखना चाहूँगा कि किस प्रकार से जो रिप्रोडक्शन की यूनिट होती है, ये इकाई काम करती है, वो कैसे कैसे करती है, वो बता रहा हूँ। जायगोट बनने के बाद में उसमें जो क्रमिक विभाजन होता है, उस विभाजन का नाम अब विदलन हो गया है। जनरली ब्रौनिकी के अंतर्गत जो विभाजन होते हैं उनको विदलन की श्रेणी में रखा जाता है। विदलन होने के फलस्वरूप एक कोशिकीय भ्रूण अब विभाजन करते हुए 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, इस प्रकार कोशिकाओं का समूह तैयार होता रहेगा। विदलन के फलस्वरूप कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती है। जो ही विभाजित रहती है उसमें कोरक भवन होता है। कोरक भवन के बाद में गैस्टुलेशन। गैस्टुलेशन में 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है, आपको अच्छे से पता है। 3 जनन स्तरों के निर्माण होने के बाद में एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ये जब लेयर बन जाती है, इन लेयर के बाद में अंग विकास की प्रक्रिया होती है। अंग विकास के अंतर्गत विभेदन की प्रक्रिया, विशिष्ट कोशिकाएं विशिष्ट कार्य करने के लिए संपादित होंगी। जैसे जिस कोशिका को शरीर में आंख का निर्माण करना है या नेत्र बनाना है, तो वो नेत्र का ही निर्माण करेगी, वो टांग नहीं बनाएगी। इस प्रकार की कई गतिविधियां होती है और अंत में उसके अंतर्गत लगातार वृद्धि होती रहती है। और एक समय आता है जब शिशु बनकर तैयार हो जाता है और वो प्रसव के द्वारा मादा के शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। यहाँ पर जनन के अंतर्गत ये भी है कि कई संतति अपने समान संतान उत्पन्न करती है, लेकिन कई संततियाँ ऐसी होती है जो अपने समान
संतान उत्पादन न करके एक तीसरे रास्ते से निकल जाती है, लार्वा, प्यूपा, ये सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्धन के उदाहरण हैं। आने वाले दिनों में हम सभी टॉपिकों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे आज के वीडियो में आपने देखा कि हमने भ्रौणिकी का एक संक्षिप्त परिचय कि भ्रौणिकी और परिवर्तन जैविकी में क्या अंतर होता है, किस प्रकार से लैंगिक चरण की विभिन्न प्रक्रियाएं संपन्न होती है, इनका अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम कुछ नई बात करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।